सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम। मैं पंकज बोध आप लोगों के बीच एक नया संदेश लेकर पहुंचा हूं और ये बात मैं छोटे रूप में यहीं पर रोक देना चाहता हूं, कहकर कि किसी भी प्रकार की बहस से अच्छा है कि लोग अपना इतिहास पढ़ें। इस विषय पर मैंने बहुत बार बात की। मैं कहना चाहता हूं कि मैं उन जो हिंदू आदि जो रीति रिवाज त्यौहार हैं वो मनाते रहे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं एक प्रकार से इस बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जितने हमारे समाज के ऊपर एहसान मुस्लिम समाज के रहे हैं, चाहे वो हाजी फजलुल हक साहब जो कि बंगाल से बाबा साहब को संसद में भेजे थे, या टीपू सुल्तान साहब जिन्होंने हमारे महिलाओं के स्त्रियों को एक प्रकार से स्तन ढकने का अधिकार दिया। मैं कहता हूँ मुस्लिमों का इस देश के अंदर कितनी भागीदारी है वो इंडिया गेट पर आपको दिल्ली के पता लग जाएगा। यहाँ पे बहस की चुनौती देने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा, मेरा वो पर्सनल व्यूज़ है। अगर मैंने कोई पोस्ट डाली है और मैंने ये पोस्ट डालकर ये कहा है कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं ये मानता हूँ कि मैं मुस्लिमों के त्यौहार रीति रिवाज की बधाई देता हूँ, तो कुछ साथी कह रहे हैं नवरात्रों की भी देनी चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन साथियों मैं व्यक्तिगत रूप से वो दूँ या ना दूँ उससे कोई मतलब, सार्वजनिक रूप से मैं कभी भी हिंदू रीति रिवाजों की किसी भी प्रकार की त्योहारों की किसी भी प्रकार की मैं बधाई नहीं दूंगा। ये मैं पहले कह चुका हूँ और इससे पहले मेरा व्यक्तिगत मामला है। मैंने एक पोस्ट डाली है, उस पोस्ट को आप समझें। उस पोस्ट पर मैंने पहले ही ऊपर लिख दिया है, जितने भी मेरे साथी उस पर बहस करने पर मेरे पर आमदा हैं, मैंने उसके ऊपर पहले ही लिख दिया है कि देखिए मैं पोस्ट डाल रहा हूँ, मेरा किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी करने का कोई मत नहीं है, लेकिन फिर भी ये पोस्ट इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ सच्चाई छिपी है और वो इसलिए मैंने डाली है। तो यहाँ पे बहस करने के लिए चुनौती ना दें। देखिए चुनौती के लिए मैं स्वीकार हूँ, और जिसको करनी है वो वीडियो के लिए मुझे टाइम बता दे और आ जाइए फेस टू फेस, फिर देखते हैं। भाई मैं मुस्लिमों के समाज के प्रति बहुत ज़्यादा हमारे सम्मान के रूप में रखा गया। उस समय में जब मौलाना कलाम आज़ाद साहब उनके साथ में बैठकर चाय पीते थे बाबा साहब के, उस समय में भी ब्राह्मण लोग हमारे समाज के लोगों को बिल्कुल किनारे करके रखते थे। कितना बताएं चिल्ला चिल्ला कर, यार कितना समझते हैं। वीडियो इतनी बहुत सारी बनी आप लोगों के लिए, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आप सवाल करते हैं तो भाई मैं आपसे यही कहूँगा आप अपना इतिहास पढ़ें उसके बाद। और इतिहास पढ़ने के बाद, इतिहास पढ़ने के लिए ना आपको तकरीबन मैं ये कहूँगा इतिहास पढ़ने के लिए कम से कम कई हज़ार पन्ने पढ़ने पड़ेंगे, और कई हज़ार पन्ने पढ़ने का हमारे लड़कों के पास में टाइम है नहीं। बाकी बकलोलबाजी के लिए टाइम है, बाकी फालतू शिकायत के लिए टाइम है। भाई एक बात बताइए आप मुझे, हम लोग नोटियाँ लगाते हैं, हम लोग कटारियाँ लगाते हैं, हम गोंदवान लगाते हैं, ये क्या है भाई? ये गोत्र व्यवस्था है। मैंने आज तक इस पर टिप्पणी नहीं की। भाई आप लगा रहे हैं, लगाते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये गोत्र व्यवस्था किसकी है? ये गोत्र व्यवस्था तो उन्हीं ब्राह्मणवादी विचारधाराओं के लोगों की है, फिर भी हम उसे अपने सर पर ढो रहे हैं। मतलब उनकी दी हुई चीज़ हम ढो रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं मनुवाद को खात्मा कर देंगे। कैसे कर दोगे भाई? अरे मनुवाद का खात्मा करने के लिए पहले तो आप अपने पीछे से गोत्र हटाइए। और दूसरी बात मैं अभी पोस्ट डालने वाला हूँ कि क्या वैवाहिक जीवन के लिए जो भी नए दाम्पत्य जीवन में जो दाम्पत्य सूत्र में लड़के लड़कियां बंधने वाले हैं, क्या उनको गोत्र व्यवस्था को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? क्या उनको वरीयता देनी चाहिए? मेरा सवाल है। मैं तो देख रहा हूँ मेरे समाज के लोग एकत्रित होने ही नहीं वाले हैं, ना संगठित होने वाले हैं। बस शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं अपने लोगों से, काम कुछ करते नहीं हैं। और ये शिकायतें मुझे हमेशा रहेगी, ये शिकायतें मुझे हमेशा रहेगी। और ये शिकायतें इसलिए दिख रही हैं मुझे क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे समाज के लोग, युवा जो हैं, काम करने पे आमदा नहीं है, बहस को चुनौती देने के लिए स्वीकार हैं। हमें, आप अगर काम करते तो हमें अपने पीछे लगा ले। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि आप हमारे पीछे लग जाएं, हम आपके पीछे लग जाते हैं। साहब आप आगे के नेतृत्व करिए, लेकिन आपका काम दिखना चाहिए। मुझे ना सच में भाइयों, मैं आपसे बिल्कुल आज ये बात खुली खुली कह देता हूँ, मुझे उन लोगों से बिल्कुल घृणा है जो सिर्फ सोशल मीडिया पे आके बड़ी बड़ी ज़बान करते हैं और समाज के प्रति उनकी इतनी हिस्सेदारी नहीं। भाई मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। आज मेरा दिल मतलब दुख जाता है कभी कभी, बहुत समझाने के बाद भी। यार क्या बचपना है। मैं सच में मैं एनसीईआरटी की किताबें पढ़ रहा था और वो कल मैंने किताब पढ़ के छोड़ी नहीं। 7वीं क्लास की वो किताब थी, उसके अंदर इतनी सटीक मुझे जानकारी मिली है, मैं उसके ऊपर 1 घंटे की वीडियो बना सकता हूँ। और बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी वो, कहाँ से हिंदू धर्म अस्तित्व में आया। और एक साथी ने मुझे कहा भी था कि सर आप वो हिंदू धर्म के ऊपर एक वीडियो लेकर आए, लेकिन मैं क्यों नहीं लाता हूँ? इसलिए नहीं लाता हूँ क्योंकि देखिए कोई धर्म के विशेष मानने वाले लोगों का अपना मत है, उनको थोड़ा पिंच हो जाती है बात, उनको थोड़ा सा कठिनाई हो जाती है, इसलिए मैं वो चीज़ें नहीं लाना चाहता। क्योंकि दूसरों को पिंच कर कर अपने लिए खुशी ढूंढना मैं नहीं मानता वो सही काम है। किसी भी इंसानियत को अगर हम आगों को बढ़ावा देना चाहते हैं तो इंसानियत का एक महत्व ये है कि हम दूसरे का भी सम्मान करें। मैंने पोस्ट डाली है, मैंने मानता हूँ वो पोस्ट मैंने डाली है नेपाल पाकिस्तान वाली, तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब उस पर मैंने ऊपर पहले लिख दिया। जब मैंने उसके ऊपर पहले लिख दिया, एक फिल्म की पटकथा जब चलती है तो उसमें सबसे पहले चीज़ घोषणा कर दी जाती है। वो क्या कर दी जाती है कि देखिए किसी भी इस जो फिल्म है, इसके जो पात्र हैं, वो जो घटनाएं हैं वो काल्पनिक हैं।
बात इसके उससे संबंधित उन्होंने इसको संजोया है, लेकिन फिर भी अब समझ नहीं आ रहे हैं, लड़के पढ़ रहे हैं उसके बावजूद भी। यार ऊपर पोस्ट को तो देख लो, जल्दबाजी में निकलते हो और फिर किसी ने कहा थोड़ा ही नया पढ़ना है, मुझे लाइक की ज़रूरत नहीं है भाई, मैं अपने खुशी के लिए भी नहीं डालता हूँ, मैं समाज के लिए डालता हूँ और मैं हमेशा से करता रहूँगा। आलोचना करने वालों को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और आलोचकों को मैं जवाब बिल्कुल नहीं देना चाहता, क्योंकि जो व्यक्ति आलोचकों को जवाब देगा ना, वो व्यक्ति कभी समाज के लिए काम कर ही नहीं सकता। आलोचना से ऊपर उठकर काम करने वाले व्यक्ति हमेशा से समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि आलोचकों को जवाब देने से बेहतर है हम लोग अपना काम करते रहें, क्योंकि आलोचकों का मुंह अपने आप बंद हो जाता है जब हमारे कामों की एक प्रकार से समाज व्याख्या करना शुरू कर देता है। यार ही इज़ द राइट पर्सन, मतलब वो बंदा बिल्कुल सही है भाई। तो ये चीज़ें हमें सबूत देने के आधार की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, अब मनुवादी विचारधारा का पोषक हम लोग खुद कर रहे हैं। हम अपनी लड़की का, बेटे का शादी ब्याह कर रहे हैं गोत्र व्यवस्था ढूंढ के। अगर एक गोत्र ना बचे ना तो कहेंगे बहन, अरे बहन कहाँ की हो गई यार। एक बंदा तो रह रहा है पाकिस्तान के बॉर्डर पे, एक रह रहा है जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे और एक दूसरा केरल के अंदर। केरल के का अगर जाके संबंध बनेगा पाकिस्तान बॉर्डर पे तो वहाँ गोत्र व्यवस्था, अरे कौन से परिवार के लोग गए थे भाई आपके? गोत्र व्यवस्था बना रखी है लोगों ने, आप उसको ढो के रहे हो। काहे कि अम्बेडकरवादी हो भाई, एक तरफ तो आप अम्बेडकरवादी हो, दूसरी तरफ आप गोत्र व्यवस्था को ढो रहे हो। मैं नहीं मानता भैया, बिल्कुल ये नहीं चलने वाला। दो नावों के शिकार भाई तो कड़ी बात है, फिर तो एक बात कहते हैं ना कि कड़वी बात कहनी पड़ेगी। अब ये नहीं चलने वाला। गोत्र हटाइए अपने नाम के पीछे से, इससे बढ़िया तो आप अपने गांव का नाम लगा लें, अपने पापा फादर्स का नाम लगा लें, बाबा साहब का नाम लगा लें, रैदास जी का नाम लगा लें। बहुत लोग हैं नाम लगाने के लिए, कोई ज़रूरी थोड़ा ही है इन चीज़ों से। नहीं सोनू भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल में कुछ लोग बहस करते हैं, बहस जब करते हैं तो कुछ लोग अपनी गलतियां भी छोड़ देते हैं ऊपर, फिर मैं उन गलतियों को चिन्हित करता हूं और चिन्हित जब करता हूं तो फिर वीडियो ऐसे लाता हूं बना के। वो कारण है कि जब आप लोग मनुवाद का कटाक्ष कर रहे हैं, आप अम्बेडकरवादी हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं आप गोत्र व्यवस्था को कैसे ढो रहे हो? आप गोत्र कैसे लगा रहे हो अपने पीछे? क्या आपको पता है गोत्र व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई? भाई साहब, हमारे समाज के लोगों को पता ही नहीं गोत्र व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई। ये चीज़ें हम लोगों को भी तो समझने की ज़रूरत है। हम मानते हैं कि सापेक्ष प्रत्यक्ष रूप से ये चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए। भाई टीपू सुल्तान साहब थे, उन्होंने स्त्रियों को स्तन ढकने का अधिकार दिया, मुस्लिम थे, है ना। दूसरा, इसमें जो हाजी फजलुल हक थे जो कि वहाँ के पश्चिम बंगाल के थे, उन्होंने बाबा साहब को संसदीय सीट को खाली करा के बाबा साहब को संसद में भेजा था। तो मुसलमानों के उपकार हैं। एक बात बताइए मुझे, क्या मनुवादी व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति ने हमारे समाज के लिए क्या कोई ऐसा काम किया जो उन्होंने किया? दूसरा, मुस्लिमों के प्रति जिम्मेदारी देश के लिए कितनी है? तकरीबन 60,000 से ऊपर हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे ज़्यादा नेतृत्व किया, यानी कि 50% से ज़्यादा अगर इस देश के अंदर कोई है और स्वतंत्रता के लिए अगर किसी ने आंदोलन किया है तो वो यही है। आज जिन जमातियों को बुरा भला कह रहे हैं, वो जमाती आज अपने खून का प्लाज्मा देकर एक व्यक्ति, दो व्यक्ति की जान बचा रहा है। तो आज ये जमाती, मान लीजिएगा आज 42,000 से ऊपर जमातियों ये लोग हो गए हैं कोरोना के, तो उनमें जमातियाँ अगर 1500 निकाल दे तो बाकी कौन है? बाकी तो हिंदू हैं। मतलब मीडिया को तो एक मुद्दा मिल जाता है कि ये जमाती हैं। तो मुस्लिमों के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है वो हमें बदलना पड़ेगा भाइयों। मैं पहले बोल रहा हूँ, अभी भी मुस्लिमों ने, आप भी बताइए आपके समाज के ऊपर कब अत्याचार किया? सिकंदर लोदी जी ने गुरु रविदास महाराज जी की क्या बात नहीं मानी? उनको क्या ज़मीन नहीं दी थी? देखो आप समझिए, प्रत्यक्ष रूप से जब गुरु रविदास जी ने सिकंदर लोदी को समझा तो सिकंदर लोदी समझ गए और उन्होंने समझकर गुरु महाराज जी को पुरस्कृत किया, बदले में ज़मीन दिया। तो ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है कि हम लोग क्यों इसमें चले। भाई एक बात बता रहा हूँ, मैं आज फिर कह रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं ये बात आज घोषणा कर देता हूँ, मैं इस बहस को चुनौती नहीं देना चाहता। व्यक्तिगत रूप से मैं ब्राह्मण के लोगों के उसमें पढ़ाता हूँ कॉलेज में, मैं, मेरे लिए वो सम्माननीय, मैं उनके लिए सम्माननीय हूँ, वो मेरा आपसी मैटर है। मैं उनको चाहे नवरात्रों की बधाई दूँ, वो व्यक्तिगत रूप से, लेकिन सार्वजनिक रूप से मैं कोई बधाई नहीं दूंगा। मुस्लिमों से मेरा नाता है, हमेशा से रहा है। बाबा साहब को संसदीय सत्र में भेजकर संविधान कमेटी प्रारूप समिति के अंदर भेजने वाले अगर कोई है तो मुसलमान है भाई। बात सीधी सीधी बात है। इसके लिए अगर किसी को चुनौती करने तो आ जाओ, मैं मैदान में हूँ भाई। मुझे वो मत सिखाएं कि आप सर ये क्यों करते हो। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, ना कोई टिप्पणी कर रहा हूँ। मैंने पहले ही बोल दिया किसी पोस्ट को लिखने से पहले, भाई मैं किसी धर्म के विशेष को लोगों को हाथ नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन मुझे ये लाइनें अच्छी लगी, वो मुझे कहीं से मिली, मैंने वहाँ पर रख दी। तो उसमें एक बुरा क्या है भाई? मानसिक अपना विवेचन है, आदमी का चेतन है, मस्तिष्क है, वो कैसे भी अच्छी तरीके से किसी बात को ले सकता है। किसी का दुरुपयोग थोड़ा ही न कर रहे हैं। अरे जोनी भाई, यहाँ तो परिस्थिति अलग है। अम्बेडकरवाद नहीं, दो विचारधाराओं के पोषक हैं। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ, ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, मुझे ये कहनी नहीं चाहिए, मैं फिर भी कह रहा हूँ। जब मेरी मिसेज़ का ऑपरेशन हुआ 14 अक्टूबर को पिछले साल,
तो उसका ऑपरेशन जब हुआ तो उसके जो सगे संबंधी थे वो सगे संबंधी आकर उसको बोलने लगे कि बहन तुम्हारे घर में सही नहीं रहता और तुम इस आदमी के चक्कर में काहे पड़ी हो, ये आदमी अम्बेडकर बात पता नहीं क्या क्या रख के आता है। तो हमारी मिसेज ने जवाब दिया था, ये कभी मैंने किसी को बताया तक नहीं, आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था मैं मरते मर जाऊँगी, लेकिन बाबा साहब का जो रास्ता मेरे पति ने मेरे को दिखाया है उस रास्ते को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। मेरा ये मानना है कि दुनिया के अंदर कोई अलौकिक शक्ति है ही नहीं प्रकृति को छोड़ के। इस बात के बाद चुप हो गए सारे। चुनौती लेनी पड़ेगी, सामने बहस करनी पड़ेगी, डायरेक्ट लोगों को देना पड़ेगा भाई। इन लोगों को एंटीडोज की ज़रूरत है। जब लोग मानसिक विकृत हो जाते हैं तो उनका इलाज है। जब किसी प्रकार से बॉडी के अंदर डिफेक्ट या कोई प्रकार की गलत एक प्रकार से बीमारी का संचार होता है तो उसके लिए एंटीडोज दिया जाता है। उसी प्रकार से इतना समय नहीं है समाज के पास कि हम लोग इस पे बहस करते रहेंगे। किस पे? इसको लेके। अरे भैया वो सारी चीज़ों में फेरबदल कर रहे हैं। अभी एक चीज़ और मैंने पोस्ट डाली थी, वो पोस्ट ये थी कि जी मोदी सरकार भी चली जाएगी, ये भी चली जाएगी, बहुत आए बहुत आए। अरे वो सरकार चली जाएगी भाई, उससे कोई समस्या नहीं है। ये देखिए कि अगर वो 10 साल रह गया तो 10 साल में अपने लाखों आदमी कर्मचारी के रूप में शासन सत्ता में छोड़ के चला जाएगा और वो शासन सत्ता के लोग उसी के लिए काम करेंगे। आप समझ रहे हैं ना? शासन प्रशासन में हिस्सेदारी उनकी बढ़ रही है और हिस्सेदारी उनकी जितनी बढ़ेगी वो कामयाबी है। सरकार तो किसी की भी नहीं रहती भाई, 15-20 साल के लिए आती है, 10-15 साल के लिए जिसकी 10 रहती है उसको अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये आप छोटी बात ना समझे, बहुत बड़ी बात है। शासन सत्ता की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित नहीं है, हम लोग सिर्फ चुनौती दे रहे हैं अपने ही लोगों को। मैंने इससे पहले भी पहले वाली वीडियो में कहा था, हम लोग सिर्फ अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं। हम कभी ये नहीं सोचते वो चंद्रशेखर है, वो उपकार बाबरा अच्छा, वो हमारे बेशराम है, अरे यार वो रामविलास पासवान है, वो यार कभी एक होने की भी तो कोशिश किसी ने की? कभी किसी ने कोशिश ही नहीं की। और मैंने लगभग 3.5 साल से यही राग अलाप रखा, भाई एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, नहीं तो छोड़ दो ऐसे लोगों का साथ जो अपने स्वार्थ हित के लिए समाज को बलिवेदी पे चढ़ा रहे हैं, समाज के लड़कों को बलिवेदी पे चढ़ा है। लात मारो ना ऐसे लोगों को, सीधा सीधा है। जब तक समाज एक नहीं होगा, 23% समाज नेतृत्व करने वाले इसके 23 लाख लोग, मतलब हद हो गई भाई हर बात के लिए। समाज को असंगठित किया जा रहा है, संगठन करने की बजाय संगठित करने की वजह असंगठित किया जा रहा है। इससे समाज कहाँ आगे बढ़ पाएगा? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मुस्लिमों के प्रति अगर हमारे प्रति कोई जिम्मेदारी है तो आप समझिए कि इतिहास पढ़िए। मैं कहता हूँ, चुनौती के तौर पर कहता हूँ, अगर आपने मुस्लिमों के इतिहास को थोड़ा भी पढ़ लिया, मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ भाइयों, एक भी गलती आपको नहीं मिलने वाली। हमारे समाज के लिए जितने काम उन्होंने किए हैं ना, इतने इन लोगों ने नहीं किए। लेकिन मैं फिर भी इनका सम्मान करता हूं। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान ना समरसता बंधुता के ऊपर आधारित है, वो बेस्ड है उसका। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, हम किसी धर्म पर कटाक्ष करने की बजाय अपने काम में लगे रहें। वो पंक्तियां मुझे अच्छी लगी तो मैंने डाल दी। मैं तो स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं आया हूँ। मेरा मतलब ये नहीं कि मैं अभी कहीं जा रहा था, बाइक मेरी पीछे खड़ी है, आप देख लीजिए, मैं जंगल में खड़ा हूँ अभी। ये जो बाइक खड़ी है, मुझे कहीं जाना था, अभी की डेथ हो गई थी भाई साहब की, उनकी पत्नी की, वहाँ पे मिलना था मुझे अभी पास के गांव में। तो मैं कहीं जा रहा था, मुझे लगा मैं कमेंट ना दे के सीधा वीडियो बना दूँ। समझाने का मेरा कोई वे नहीं, मैं किसी का इंसल्ट सम्मान नहीं खो रहा हूँ, ना मैंने किसी का नाम लिया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यार पहले खुद नॉलेज रखें। एक राजस्थान से था लड़का, उसने मेरे को मुल्लाओं का पता नहीं क्या बोल दिया था, तुम मुल्ला के ये हो, तुम मुल्ला। यार समाज में लोग पढ़ नहीं रहे हैं, जानकारी नहीं है। बाबा साहब को संविधान सभा में भेजने वाला अगर कोई था तो वो एक बंगाल का मुस्लिम था, हाजी फजलुल हक साहब। अगर वो ना होते तो क्या बाबा साहब संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य बन जाते या उनके अध्यक्ष बन जाते उस कोर कमेटी के? तो ये समझने की ज़रूरत है। हम मुस्लिमों के प्रति चार उगलना कब बंद करेंगे यार? वो हमसे उगलवाते हैं। जब देश के अंदर दंगा होता है तो हम हिंदू हो जाते हैं, और जब हम अलग होते हैं तो हम अछूतर वो हो जाते हैं। हमें समझने की ज़रूरत है। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान, मान सम्मान बराबर रखें। किसी भी धर्म के प्रति कटाक्ष करने की ज़रूरत नहीं है। और जिसको अगर शिकायत है, तो मैं पढ़ रहा था 8वीं शताब्दी के अंदर भारत के अंदर धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी के साथ में फैला। 8th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ साथियों, प्रूफ है, सारी चीज़ दिखा दूंगा। NCERT की पूरी 11 किताब मेरे पास रखी हैं और मैं उनको कल मैंने उठाई और उनको पढ़ रहा था और उनका रिवीजन मैं कर रहा हूँ। मतलब मैं किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं करता। मैंने ये तब भी ये कहा था, आज भी ये कहूँगा कि मेरे द्वारा कोई भी कही हुई बात को आप सत्य मत माने। आप उसका अन्वेषण, उसका विश्लेषण करने के बाद ही आप उसे खुद तार्किक क्षमता के आधार पर अगर आपको बेहतर लगती है तो उसको माने, नहीं तो छोड़ दें। मैं NCERT की किताबों का अध्ययन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे NCERT जो है हमारा
वो एक प्रकार से वो सिलेक्शन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जिसे मान्यता मिली हुई है, और उस सिलेक्शन का जो पाठ्यक्रम है उसे लोग सब मानते हैं। तो एनसीईआरटी के द्वारा लिखी हुई किताबों में अगर इस बात को आपको मैं बता दूं कि भारत के अंदर विदेशियों का प्रभाव क्यों जमा, ये एक व्यापारिक प्रणाली थी, और व्यापारिक प्रणाली के तहत लोग तानाशाही होते चले गए। तानाशाही होते हुए एक दूसरे देशों पर उन्होंने बाजार व्यवसायीकरण को लेकर लोगों के देशों पर हमला करना शुरू कर दिया, यानी कि उन्होंने व्यवसायीकरण किया। व्यवसायीकरण से तानाशाही उन्मुक्तता ज़्यादा फैल गई, और उन लोगों ने सोचा कि स्वार्थ की नीति के साथ इस देश पर मुझे आक्रमण करके इसे गुलाम बना लेना चाहिए। भारत की उसी का एक परिणाम था। आप पढ़िए कि 8th सेंचुरी के अंदर जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में राजा दाहिर जो कि सिंध का राजा था, जब उस पर सबसे पहले आक्रमण किया था, तो ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। मुसलमानों ने हमारे लिए क्या किया इसकी जानकारी आपको देता हूँ। भारतीय इतिहास की कुछ शानदार घटनाएं। महात्मा ज्योतिबा, बिल्कुल सर, महात्मा ज्योतिबा फुले को उनकी बहन जो थी उस्मान शेख की बहन जो थी, उन्होंने, फातिमा शेख जी ने अपना स्कूल खोलने की अनुमति दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बात बिल्कुल सही है सर। चावदार तालाब से लेकर जो भी जितने भी किस्से रहे हों, मुसलमानों का समाज के प्रति बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा योगदान है। इन लोगों से तो ज़्यादा योगदान है हमारे लिए। शिक्षा को लेकर कभी शिक्षा प्रणाली की, मुझे एक बात बताइए, कभी शिक्षा प्रणाली को लेकर क्या किसी मुसलमान ने देश के अंदर ये कहा कि भाई अछूतों को शिक्षा मत दिलाओ? क्या किसी भी मुसलमान के लोग, मुसलमानी शासकों ने क्या हमारा बहिष्कार किया? शिक्षा से हमें वंचित किया जा रहा है आज भी। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारे इनके खेतों में फिर काम कौन करेगा? इनके टट्टी मुँह मूत्र वगैरह, इनके गोबर कौन उठाएगा? इसलिए हम लोगों को अशिक्षित रख रहे हैं ताकि ये हमारे लोगों को। और एक बात मैंने इससे पहले भी कह दूँ कि गांव के बाहर स्कूल मिले या ना मिले, गांव का स्कूल तो होगा, इंटर कॉलेज बहुत दूर जाके, लेकिन ठेका ज़रूर होगा पास में। क्यों? क्योंकि ये लोग मदिरा सेवन करते रहें और हमेशा से ये नशे में उलझे रहें और ये कभी आगे ही ना बढ़ पाएँ। हमारे लोगों को प्रलोभन दिया जाता है और उस प्रलोभन में हमारे लड़के पिस जाते हैं। कल मैं कैडर ले रहा था छोटा सा अपने साथियों के साथ में, आज एक प्रोग्राम भी रहेगा गाँव में छोटा सा, तो वो कैडर जो ले रहा था उसमें मेरा मूल जो उद्देश्य था वो यही था कि भाई हमारे लोगों को लालच दिखाकर, थोड़ा सा पैसों का लालच दिखाकर आजीवन गुलाम बना दिया जाता है। हम लोग कभी समझ ही नहीं पाते यार। एक बात बताओ, मुसलमान इस देश के अंदर कौन सा किसी के नीचे काम कर रहा है? मुसलमान इस देश के अंदर सड़कों पर रेडी लगा रहा है, मूंगफली बेच रहा है, फल बेच रहा है, वो कुछ भी काम कर रहा है, लेकिन वो अपने 8-8 बच्चे तक को पाल रहा है। और हमारे घर में 3 बच्चे भी हम नहीं पाल पाते और दूसरे के यहाँ दिहाड़ी मजदूर पे जाते हैं। भाई हमारे अंदर इतना विवेक नहीं है क्या? मैं आपको बता दूं जोगिंदर भाई, मैं अभी पिछले साल 1 मई को मैंने शुरू किया था जूस की दुकान, कॉर्नर लगाना शुरू किया था। मेरे बहुत सारे लोग वहाँ पे जुड़ गए थे ग्राहकों के रूप में। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आदमी जो है धैर्य नहीं रखता किसी भी बिजनेस को करने के लिए। भाई एक बिजनेस अगर आप शुरू करते हैं तो वो बिजनेस एकदम नहीं फल फूलता, उसे फल फूलने के लिए समय लगता है और उसके लिए आपको समय देना पड़ता है। लेकिन हमारे समाज के लोगों के अंदर एक सबसे बड़ी कमी ये है कि हम जल्दी अमीर होना चाहते हैं। और मैं कहता हूँ अमेरिका कोई शॉर्टकट नहीं है, अमेरिका शॉर्टकट नहीं है, और इसलिए अमेरिका को हम लोग बिल्कुल तेज़ी के साथ सोचते हैं यार अमीर हो जाएंगे। यार अमेरिका शॉर्टकट नहीं होता। मैं यहाँ से खड़ा हूँ और पिछले कई सालों से मैं कमा भी रहा हूँ और फिर भी अमीर के सपने नहीं देखता। अमीर के सपने देखने वाले लोग देखते रहे, मुझे उनसे कोई गुरेज नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा समाज के लिए कुछ करने वाले लोगों को ही लोग याद रखते हैं। बाकी अमीर तो अंबानी भी है, कौन सा किसी के काम आ रहा है भाई आज के समय में? आप समझिएगा, इतने बड़े बड़े देश के अंदर अमीर हैं, कौन किसके काम आ रहे हैं? केरल के अंदर एक अमीर है जिन्होंने 50 करोड़ रुपये दिए। जानते हो कौन है? वो मुस्लिम है। उसकी खबर को क्यों नहीं दिखाया मीडिया ने? क्योंकि वो मुस्लिम है। मैंने 25 करोड़ का उनका ब्यौरा दे दिया था, 5 करोड़ का उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को वो दिया था चेक। बताओ किसी मुस्लिम के द्वारा सहयोग की जाने वाली धनराशि सचिन तेंदुलकर से, गांगुली से और इन लोगों से सबसे ज़्यादा है। अभी मेरे पास एक वीडियो है, कई सारी गाड़ियों में अनाज भरकर सलमान खान ने मुंबई से भिजवाई हैं। उसमें जैकलीन है, तो ये बहुत सारी हीरोइनें उसमें हैं जो कई सारी गाड़ियों में भर के, तो ये योगदान कहीं दिखाई नहीं देता। मीडिया ये तो दिखा देगी उस हीरोइन ने फलाना ये किया। यहाँ पे मीडिया के पास मसाला है कुछ ना कुछ रखने का, एडवर्टाइज डाल देगी, फालतू के कचरा डाल देगी, लेकिन वहाँ सटीक शब्द नहीं दिखाएगी। आप इस बात को समझिएगा कि भारत के अंदर हमारे समाज के ऊपर अगर किसी के सबसे बड़ा योगदान, अगर मैं मानता हूँ ओबीसी के बाद, ओबीसी समाज के बाद अगर भारत के अंदर हमारे समाज के ऊपर अगर किसी का सबसे ज़्यादा योगदान है ना साथियों, मुस्लिमों का है। आप समझिए, ये कोई कटु आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ में मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूँ कि मेरी फ्रेंड लिस्ट में कोई भी हिंदूवादी विचारधारा का व्यक्ति मेरी फ्रेंड लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं है, ना मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई आहत उसको पहुँचे, इसलिए मैं रखता ही नहीं हूँ, एक्सेप्ट ही नहीं करता हूँ।
बाकी फॉलोवर में हो सकता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ तब भी मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि मैं किसी धर्म पर विशेष पर टिप्पणी ना करूँ, क्योंकि धर्म विशेष पर टिप्पणी कमज़ोर लोग करते हैं, जो काम नहीं करते समाज में। जो काम करते हैं ना वो टिप्पणी नहीं करते, वो काम करते हैं, उन्हें मतलब ही नहीं है कौन क्या कर रहा है। हमारे समाज में इतनी सारी समस्याएं भरी पड़ी हैं, हम अपने समाज की समस्याओं को सुलझा लें पहले, दुनिया से तो बाद में लड़ देंगे, दुनिया से तो बाद में लड़ने पहले अपने समाज को संगठित कर लें साथियों, ये ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही था। मैं फिर यही बात कहूँगा कि मैं मुस्लिमों के इतिहास को पढ़ा है, और आपने मुझे अभी भी बताया सर, आपका बहुत बहुत साधुवाद सिद्धार्थ बोध जी, चाहे वो महात्मा ज्योतिबा फुले हों, चावदार तालाब का घटना क्यों ना हो, या बाबा साहब को संसदीय सत्र के दौरान भेजने की चर्चा क्यों ना हो, इन सब में मुस्लिमों का हाथ सबसे ज़्यादा रहा है। दूसरा, 1857 की क्रांति में अगर कोई सबसे ज़्यादा बलिवेदी पर चढ़े हैं, और उस समय आज़ादी के समय में जब भारत के अंदर 18वीं सेंचुरी के अंदर यहाँ पे अंग्रेज़ आए, तो उनमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का सबसे ज़्यादा योगदान है तो इंडिया गेट पर दिल्ली के आज भी लिखा हुआ है 1 लाख कुछ वो नाम है, उनमें 96,000 के आसपास कितना है, उनमें से 61,000 के ऊपर अगर कोई है तो मुस्लिम है। तो मुस्लिम देश का गद्दार नहीं है। इन जमातियों ने, मानता हूँ, जमातियों का नाम लेके मीडिया ने सिर्फ भ्रम फैलाया। इन्हीं जमाती आज दिल्ली के अंदर 1100 जमाती प्लाज्मा देकर हिंदुओं को बचाने की कोशिश की है। आप समझिए साथियों, भ्रम फैलाया जाता है और भ्रम का शिकार हो रहे हैं, इसलिए हम कभी समझ ही नहीं पाए कि हमें जाना कहाँ है। मुस्लिमों के प्रति इतना जहर ना हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी। मैं तो ये कहूँगा किसी हिंदू के प्रति भी ना बोलें, कोई भी हो, चाहे वो सिख धर्म के लोग क्यों ना हो, हमें सिर्फ अपना काम करना है, बस इसी के लिए इतना ही। आप सभी का साधुवाद, मंगल हो। और इसी शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। सभी साथियों का पुनः हार्दिक अभिनंदन, साधुवाद, जय भीम आप सभी को, और जय संविधान, जय भारत।